के बाद में सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक बहुपद है, ठीक है, एक बहुपद है जैसे बहुपद क्या है ax² - 6x - 6 के शून्यांकों का गुणनफल 6 है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। हमें a का मान ज्ञात करना है और इसमें गुणनफल 6 है। तो देखो, जो पहली बात तो बहुपद लिखेंगे px बराबर क्या है ax² - 6x और -6, ये तो हमारे पास बहुपद हो गया। उसके बाद में शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल कितना है 6 और a हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है कि शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है, तो इसका मतलब क्या आता है, सॉल्यूशन करते हैं हम। तो शून्यांक हम मानते हैं जो द्विघात समीकरण होती है उसके शून्यांक अल्फा और बीटा बनते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा क्या बना 6। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखो मैं px हमने सीख रखा है, जब हम के स्थिरांक लेके इसे सोल्व करते हैं, के स्थिरांक लेके हम सोल्व करते हैं, के स्थिरांक लेके सोल्व करते हैं। px बराबर क्या है ax² - 6x - 6, यह तो हमारा बहुपद हो गया। और ये के स्थिरांक है जो हमारे इस शून्यांक के फैक्टर बनते हैं, x माइनस अल्फा और x माइनस प्लस x माइनस बीटा, सॉरी इंटू आएगा यहाँ पर x माइनस बीटा, क्योंकि फैक्टर हमेशा किस में होते हैं, मल्टीप्लिकेशन के अंदर। अब मैं इसको क्या करता हूँ, उतारता जाता हूँ, x² - 6x - 6 बराबर के। अब देखो यहाँ पर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस कॉमन आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर x आ जाएगा और उसके बाद में अल्फा और बीटा प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा हो गया। अब मैं इस स्थिरांक को क्या करता हूँ ax² - 6x - 6, इस स्थिरांक को मल्टीप्लाई करना शुरू करता हूँ, माइनस के अल्फा प्लस बीटा x प्लस के अल्फा और बीटा बराबर ये चीज है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि जैसे ये हमारे पास वेरिएबल है, द्विघात समीकरण, ये भी द्विघात समीकरण है, इसका मैं कंपेयर करता हूँ, क्या करता हूँ, कंपेयरिंग करता हूँ, कंपेरिजन टेस्ट लगाता हूँ, या तुलनात्मक तुलना करता हूँ, तुलना। इसमें मैं क्या करता हूँ, चेकिंग ऑन बोथ साइड, कंपेरिजन टेस्ट, ये हम कहेंगे तुलना, दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों तरफ तुलना करने पर, तो दोनों तरफ तुलना करूंगा तो x² को पद योग x² को, तो a बराबर तो हमारा हो गया कि पहली तुलना, पहले इस x² की करी, तब उसके बाद में मैं x की करूंगा, x की करूंगा तो देखो x ये है, यहाँ पर x ये है, तो यहाँ पर 6 माइनस का जो माइनस के अल्फा प्लस बीटा के बराबर आ जाएगा। अब मैं देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 6 बराबर के अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है। दूसरी तुलना करी तो ये हो गया। तीसरी तुलना करूंगा तो मैं क्या है, यहाँ पर -6 बराबर, क्यों बराबर निशान है, ये एक तरह से स्थिरांक ही है, कांस्टेंट राशि है 6, और यहाँ पर कांस्टेंट राशि के साथ के एक स्थिरांक है जिसे कांस्टेंट बोलते हैं, जो कांस्टेंट राशि के साथ मल्टीप्लिकेशन अल्फा बीटा जो कांस्टेंट है, ठीक है। ये पूरा सिस्टम क्या है, एक तरह से कांस्टेंट राशि है, एक स्थिरांक है, पूरा का पूरा स्थिरांक हो जाता तो के अल्फा बीटा। अब देखो इसमें हमें -6 और हमें पहले बोल दिया है कि अल्फा और बीटा, इसमें जो स्थिरांक सॉरी शून्यांक है उसका मल्टीप्लिकेशन 6 है, तो मैं क्या करता हूँ k इंटू 6 लिखता हूँ यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर, अब मेरे को तो k निकालना, तो मैं क्या करता हूँ 6 माइनस में 6 का भाग देता हूँ, तो k बराबर आ जाता है मेरा -1। अब आपने कंपैरिजन टेस्ट में जो स्थिरांक यहाँ पर a बराबर k निकाला, तो a बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 आंसर आएगा, a बराबर -1 आंसर आएगा। a का मान इसमें क्या होगा, -1 होगा। इस प्रकार हम इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। कि एक कांस्टेंट राशि स्थिरांक है जो अल्फा बीटा भी हुए भी एक तरह से कांस्टेंट। अब हमें पूछा कि के ऐसा कौन सा मान है, के का ऐसा कौन सा मान है जिसके लिए हमारा अनंत हल हो जाए। तो सबसे पहले जो हमें समीकरण दे रखी है, एक समीकरण का निकाय दे रखा, समीकरण दे रखी है,
या हम इसे समीकरण या इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, निकाय, ये निकाय दे रखा समीकरण निकाय। तो समीकरण निकाय में क्या करूंगा मैं, x प्लस 2y बराबर 3। एक तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट याद दे रखी है, इसे समीकरण बोल दो या इक्वेशन बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, अभी देखो 5x प्लस ky बराबर 15, दूसरी इक्वेशन हमें ये दे रखी है, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को, इसमें एक पद को, एक वेरिएबल को, जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट राशि चल रही है उसको मैं क्या करता हूँ, जैसे ये मेरे 5 है, मैथ की जो वैल्यू चल रही है मैं इसको इक्वल करता हूँ। तो जैसे इस इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करूंगा 5 से और उसमें से निकालूंगा इक्वेशन नंबर में सेकेंड इक्वेशन नंबर ये। तो अभी देखो इक्वेशन एक को किससे, 5 से, 5x प्लस 10y बराबर 5 दिया 15। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया, उसमें से मैं क्या निकालता हूँ, 5x इक्वेशन नंबर सेकेंड ky बराबर 15। अब देखो यहाँ पर माइनस करता हूँ तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, हमारे पास 10y प्लस के और माइनस के ky बचे और बराबर में इधर क्या बचा, 0। अब देखो मैं y कॉमन लेता हूँ, तो मैं y कॉमन लिया तो 10 माइनस के बराबर 0। अब देखो यह तो y बराबर 0 होता है और यह हमारा 10 माइनस के बराबर 0 होता है। तो मैं क्या करता हूँ, हमें तो k की वैल्यू निकालनी है, तो 10 माइनस के बराबर 0 लेता हूँ, तो k बराबर क्या हो जाएगा, 10। ये बराबर हमारा k बराबर 10 के लिए हमारे अनंत हल हो जाएंगे इस इक्वेशन में। सही है ये इक्वेशन। उसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। अब हम ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, 2 संख्या वाले 3 संख्या वाले। अब मैं देखो 2 संख्या, पहले स्टार्टिंग के 2 बॉक्स बनाने की कोशिश करता हूँ एकदम नजदीकी। ये एक तरह से एपी का ही क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ 2 संख्या आनी चाहिए। अभी देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये मेरी पूरी एपी है, 2 संख्या वाले। जैसे अभी 9 एक संख्या का है, जैसे 9 से जाता हूँ मैं 10 में, तो 10 सपोज, अब 2 संख्या तो बन गई बट वो 3 से विभाज्य नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, 11 लूँगा, 11 भी नहीं है तो 12 के बाद में, अब ये तो यहाँ पर हो गई, लेकिन जैसे मैं 99 लेने के बाद में प्लस 1 और ऐड करता नहीं, मेरे पास 100 बन जाएगा, इसलिए ये तीसरा कॉलम और बन जाएगा, बट हमें कॉलम रखनी है 2, तो मैं क्या करूँगा 99, और 99 में आपको पता है 3 का डिवाइड जाता है, तो लास्ट नंबर हो जाएगा इसका 99। an हुआ पद या लास्ट पद हो जाएगा इसका ये, और स्टार्टिंग पद तो सीरीज को मैं लिखूंगा 12, और इस प्रकार की सीरीज हो जाएगी, मेरी लास्ट पद हो जाएगा 99। अब ये हमारे पास एक एपी बने एक्चुअल में। अब देखो ये एपी है, तो इसमें प्रथम पद आपको पता है 12 है, और इसमें जो गुणज होता है, गुणज का जब नाम जिक्र आ गया तो गुणज अपना आप में एक क्या होता है, गुणज अपने आप में डी होता है, आप इसको डी मानो, तो 12 और 3 का गुणज, ठीक है, या आप इसमें 3 और ऐड करो 15, इस प्रकार फिर इसका डी निकाल के भी कर सकते हो। जैसे अभी मेरे पास a2 बन गया, a1 बन गया, लेकिन फिर भी क्योंकि एक तरह से ये जो ये क्वेश्चन आते हैं गुणज वाले, वो एक तरह से क्या होती है, टेबल ही होती है, ठीक है। अब देखो जैसे a2 15 में से d बराबर a2 माइनस a1, तो मैं d कैलकुलेट करूंगा तो d इक्वल टू 15 माइनस 12, तो d इक्वल टू कितने आ गए मेरे पास, 3 आ गए, ठीक है। अब d का मान आ गया, हमें कैलकुलेट कितनी संख्याएं विभाजित हैं, तो मैं ये n फाइंड आउट कर लूंगा ना, तो मेरे पास पता चल जाएगा कि इतनी संख्याएं हमारे पास है जो 3 से विभाजित है 12 और 99 के बीच में। तो जैसे इसे बोलते हैं 12 को बोलते हैं a1 a2, इस प्रकार हम जाते हैं और an के पास मेरे को क्या निकालना है, देखो an बराबर होता है एनवेपल सूत्र से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो an का मान पता आपको पास 99 है, a का मान कितना है 12, प्लस n का मान अज्ञात है, अज्ञात है तो अज्ञात, इंटू डी का मान कितना है 3।
अब देखो 99 12 प्लस 3n-3। अब मैं क्या करता हूँ, 3n को एक तरफ ले लेता हूँ और मैथ की वैल्यू है उसको एक तरफ, 99 और इसमें से 12 में से 3 गए तो 9, किसके बचे, अभी देखो 99, एक बार इसको ऐसे 99 से हमने 12 निकाला और ये हो जाएगा प्लस 3n बराबर 99 और 99 से ये गया -9, तो 3n बराबर कितने बच गए 90, तो n बराबर कितने बचे 3 या 9 तो 30, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 30। तो जो n ऐसी संख्या है हमारे पास, टोटल कितनी संख्या है, टोटल जो संख्या है वो 30 संख्याएं हैं 12 और 99 के बीच, ऐसी संख्या जो टोटल 30 है, जो 3 से भाज्य संख्या है। तो n का मान निकालना था जो मैंने निकाल के दिखा दिया। इसी मीनार की छाया इसकी ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। अब देखो जैसे हमारे पास ये आंसर नंबर, ठीक है, ये हमारे पास एक कोई मीनार है, ठीक है, ये एक हमारे पास कोई मीनार है, इसका टॉप पॉइंट ये है, ऊपरी शीर्ष ये है और ये हम एक धरातल मान के जो इस पूरी यूनिट को करते हैं तो एक धरातल मान के करते हैं। अब देखो इधर अगर जब सूरज निकलता है तो आपको पता है कि इसकी परछाई पड़ती है, ठीक है, परछाई पड़ गई। तो मैं जब इसमें बोला गया कि इसकी ऊंचाई है तो ऊंचाई अगर h है तो इसकी परछाई कितनी है, परछाई भी ऊंचाई के बराबर, तो परछाई भी क्या करेंगे हम h के बराबर में लेंगे। लेकिन इसमें पूछा है कि उन्नयन कोण कितने डिग्री का बनेगा, तो उन्नयन कोण हमेशा कहाँ पर बनता है, उन्नयन कोण हमेशा नीचे से बनता है, नीचे से उन्नयन कोण बनता है। तो उन्नयन कोण हम थीटा मानेंगे, इसको ज्ञात करेंगे। जैसे सपोज करो ये हमारा और यहाँ पर अवनयन कोण है, ठीक है, और यहाँ पर उन्नयन कोण है। अब देखो इसको हम कोटिंग देते हैं ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी। अब देखो ये एच ये बराबर है, इसे हम बोलते हैं आधार, इसे बोलते हैं हम लंब और इसे बोलते हैं हम सबसे बड़ी भुजा है तो कर्ण के। अब देखो लाल बट्टे कक्का वाले सूत्र में चले जाओ, लाल बट्टे कक्का। अब देखो हमें ये दो चीज दी हुई है और थीटा, जब थीटा पूछता है तो दोनों चीज तो दी गई है उसका यूज करेंगे हम। अब देखो हमें क्या दे रखी है, लंब क्या है, ए लंब बट्टा आधार लेंगे हम, लंब बट्टे आधार जो क्या आता है टेन थीटा। हमें लंब दे रखा है और आधार दे रखा है। अब इसकी कोडिंग करेंगे, ए लंब दे रखा है ए बी और आधार दे रखा है बी सी, दोनों कितने दे रखे हैं एच और एच, और हमें पता है कि लंब बट्टा आधार किसके बराबर होता है, लंब बट्टे आधार किसके बराबर होता है टेन थीटा के बराबर, तो हम इसको मानेंगे टेन थीटा। तो हमारे पास एच अपॉन एच क्या आया टेन थीटा। अब देखो यहाँ पर एच से एच काटेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको हम कहेंगे टेन थीटा। अब आपको पता होना चाहिए कि टेन कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो हम कहते हैं कि टेन 45 डिग्री का मान टेन थीटा 1 होता है। सिंस लिखेंगे यहाँ पर कि टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, एक की जगह मैंने क्या लिखा टेन 45। अब देखो टेन 45 टेन से टेन गया, या इसको करेंगे तो इनवर्स में होकर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर थीटा बराबर हमारा कितना बचेगा 45 डिग्री। तो थीटा की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 45 डिग्री। और जब ये चीज बराबर हो, ये चीज बराबर हो तो हमेशा एक तरह से समबाहु त्रिभुज बन जाता है। तो ये भी क्या है एक 45 डिग्री का कोण, बट ये कोण होगा वो 90 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। तभी इसका आंतरिक कोण कितना बन जाएगा टोटल 180 डिग्री बन जाएगा, 90 45 90 180 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जाती है। तो मैं ये करता हूँ एक वृत्त बनाता हूँ, ये मैंने वृत्त बना लिया,
अब देखो एक मैंने क्या किया, यहाँ पर एक भारी पॉइंट लिया, भाई भाई मतलब इस वृत्त में नहीं हो और कहीं भी हो, तो ये एक भाई बिंदु हो गया। ये तो हमारा कौन सा होगा, भाई बिंदु, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, एक वृत्त। अब इस भाई बिंदु से जब वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, तो स्पर्श रेखा में क्या करता हूँ, खींचता हूँ, ठीक है। स्पर्श रेखा खींची तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर कौन सा बिंदु बनेगा, स्पर्श बिंदु, ये बन जाएगा स्पर्श रेखा खींचनी स्पर्श बिंदु, ठीक है। तो स्पर्श बिंदु, और हमें क्या पूछा है कि अधिकतम हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं बाई पॉइंट से, तो हम अधिकतम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो एक तो ये खींची और एक खींची, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, तो हम दो इसे हम पी बोलेंगे, इसे हम पी क्यू। तो एक तो रेखा खींची हमने ए पी, और पहले तो ये खींची और दूसरी कौन सी खींची, ए क्यू। तो हमने 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, कितनी, 2 स्पर्श रेखाएं, 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ये ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकु की क्या दे रखी है, त्रिज्या 6 सेमी दे रखी है और ऊंचाई 8 सेमी दे रखी है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछी। हम सबसे पहले शंकु का फिगर बनाएंगे। ये हमारे पास एक शंकु है, ठीक है। इस शंकु का ए बी और सी पॉइंट दे। अब आपको पता है कि शंकु की जो हाइट होती है वो ये होती है एच, और इसे हम आर बोलते हैं, और ये एल होती है। अब देखो शंकु का आपने अच्छी तरह से ज्ञान है, लेकिन इसमें एच कितनी दे रखी है, एच बराबर दे रखी है, हाइट दे रखी है हमें 6, सॉरी त्रिज्या दे रखी है 6 सेमी और हाइट दे रखी है हमें 8 सेमी। अब हमें एल निकालनी है, इसे बोलते हैं तिर्यक लंबाई। अब इसको तिर्यक लंबाई का जो सूत्र क्या होता है, एल बराबर होता है एन रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो एल बराबर एन रूट एच कितना है 8 का, हाँ 8 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 6 का स्क्वायर। अब देखो एल बराबर 64 एन रूट प्लस 36। अब देखो एल बराबर एन रूट 64 प्लस 36 कितने होते हैं, एल बराबर होते हैं एन रूट 100, और एल बराबर क्या 6 होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 100 का वर्ग आप लोग जानते हो क्या होता है 10, तो एल बराबर 10 सेंटीमीटर। इसका आंसर तिर्यक लंबाई एल बराबर हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। यूनिट सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में ही आएगी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, आसान क्वेश्चन है। अब देखो एक बार रीड कर देता हूँ, 2 3 4 5 और 6 का औसत माध्य कितना होगा। इसमें हमने क्या पूछा है, औसत माध्य मतलब एवरेज पूछा है, हमें एवरेज पूछा है, ठीक है। तो एवरेज कितना होगा इसका, जैसे क्वेश्चन है 2 3 4 5, सॉरी 3 2 के बाद में है 3 3 4 5 6, कंटिन्यू है 2 3 4 5 6, ये हमारे पास संख्या है। इसका हमने पूछा है एवरेज पूछा है। एवरेज या इसे बोलते हैं औसत, और इसे हम क्या बोलते हैं माध्य, ठीक है। एवरेज औसत माध्य ये चीज बोलते हैं। अब देखो हमें इसका औसत का सूत्र हमने पढ़ रखा है। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का कुल योग, देखो योग कुल योग बटा सभी संख्याएं। अब देखो सभी संख्याएं जैसे मतलब या कुल संख्याएं बोल सकते हैं, सभी की या कुल संख्याएं, सभी संख्याएं या कुल संख्याएं। अब देखो सभी संख्याओं का कुल योग आपने करो 2 प्लस योग करेंगे तो प्लस करेंगे, औसत हमें निकालना है। तो 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6
बटे, अब देखो कुल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 टोटल संख्या है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका योग करेंगे, तो 6 4 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18, 18 2 10 20, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 20 और बट्टे 5, तो यहाँ पर हमारा 5 चौक 20, तो हमारा औसत कितना आ जाएगा, औसत हमारा आ जाएगा, औसत हमारा आ जाएगा 4 है ना, 4, तो हमारा औसत इसमें 4 आएगा। उसके बाद में इतने क्वेश्चन आज के लिए बस।